बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अगस्त रोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान की अपीलों पर जो मुख्तलिफ़ अपीलें थीं, उसमें अहम अपील सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील थी उस पर समाअत होना मुश्किल हो गया है। इस हफ़्ते चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक रोस्टर में चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का नाम नहीं है। हाँ, आज वर्किंग डे है, पहला वर्किंग डे है और उसमें चीफ़ साहब तशरीफ़ ले हैं तो वो अलग बात है। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की काज लिस्ट जारी हुई है इस पूरे हफ्ते की, उसमें बाकी जजेस तो मौजूद हैं, चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब मौजूद नहीं हैं। अब वो अगर मौजूद नहीं होंगे तो क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ किसी और बेंच में केस लगेगा या नहीं लगेगा? दूसरी जानिब जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर जो PDM की भी आंख का तारा थे और उनकी खूबी ये थी कि वो एंटी इमरान खान थे। आपको याद होगा ख्वाजा साद रफ़ीक की पैरागॉन रेफरेंस जो केस था उसमें ज़मानत का फ़ैसला 87 सफ़ात पर मुश्तमिल जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने लिखा था और पूरी उसमें तकरीर लिख के आखिर पे ये फरमाया था कि नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग, कि जब आपने 87 सफ़ात पर मुश्तमिल कानून लिखा है तो उस कानून को फिर रिपोर्टिंग की भी इजाज़त दें ताकि वो किसी और को भी फ़ायदा हो, या वो सिर्फ ख्वाजा बरादरान के लिए फ़ायदा तो ना होता। उनको कायम मुकाम से निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए उनका नाम उन्हीं का नाम था और वो चूँकि ना उनका जरदारी माफिया पर जरदारी या उनके जो लोग हैं उनका कोई असर व रसूख होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हैं और डायरेक्ट उनका ताकतवर लोगों के साथ लिंक होगा और वही उसको आइन और कानून के मुताबिक चलाएँगे। तो सिंध को हर सूरत जरदारी के हाथ से निकालने के लिए एक तगड़ा जो शख्स है उसको तैनात किया गया है निगरान वज़ीर आला। अभी तक ख़बर है और ख़बर ये है कि उनको सिलेक्ट कर लिया गया है अपोजिशन लीडर जो MQM की हैं उनकी जानिब से और वज़ीर आला सिंध की जानिब से। दूसरी जानिब उन्होंने बयान भी दे दिया है, निगरान वज़ीर आला नामज़द निगरान वज़ीर आला जस्टिस मकबूल बाकर साहब की जानिब से कहा गया है कि मुश्किल हालात में ये बहुत अहम ज़िम्मेदारी है और कोशिश होगी कि मैं लोगों के मसाइल हल कर सकूं। यही बात की थी जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं और यही बात हमारे निगरान वज़ीर आला कह रहे हैं। इनको कोई तो समझाए कि भाई खुदा का नाम लो, खुदा का खौफ करो। आप तो इलेक्शन करवाने आए हो, आप आवाम के मसाइल हल करने नहीं आए। ये मसाइल आपसे हल होने वाले नहीं हैं। आप आए हैं सिर्फ इंतखाबात करवाने के लिए। आप कहें कि हम इंशाअल्लाह 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाएंगे, ये जुमला ना निगरान वज़ीर आला कहते हैं ना ये जुमला निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं और कहते हैं जी कि हम इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल करेंगे, आपके उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, आपकी जो ख्वाहिशात हैं हम उनको पूरा करेंगे। हमारी तो सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी की मेरे ख़्याल में तो यही ख्वाहिश हो सकती है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो, जमहूरियत की बालादस्ती हो, टाइम विद इन टाइम इंतखाबात हों और आइन और कानून के मुताबिक साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों। अब ये जो मंजूरी दी गई है, मकबूल बाकर का नाम मुराद अली शाह की जानिब से दिया गया था। MQM के साथ तल्लुक़ रखने वाली जो अपोजिशन लीडर है रायना अंसार, उन्होंने GDA के मशवरे से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल के नाम की तजवीज़ दे दी और उसको मंजूर कर लिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपने वफाक में 6 नाम नहीं सुने थे कि कौन अपोजिशन के 3 नाम कौन से हैं और जो दूसरी जानिब हुकूमत है उसके नाम कौन से हैं, नहीं सुने थे। इसी तरीके से सिंध में भी ऐसा हुआ है कि वहाँ भी किसी ने नाम नहीं सुने कि जी अपोजिशन के 3 नाम कौन से हैं और ये पहली दफ़ा हुआ है कि उनको खुद नहीं पता कि कौन सा नाम है और कौन सा नाम आना है और उनको ये भी इजाज़त नहीं थी कि आपने नाम कौन सा डिस्क्लोज़ करना है या नहीं करना। इस वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को लाकर इन्होंने ऐसे किया है जैसे शहबाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा था कि उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को लेके आए हैं, चूँकि वो कम अज़ कम इनकी नहीं सुनेंगे। तो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर वो एंटी इमरान खान ज़रूर है लेकिन वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो प्रो पीपल्स पार्टी आप उनको नहीं कह सकते। लेकिन चूँकि बड़ा करीबी तल्लुक़ रहा है आसिफ जरदारी का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के साथ और पहले भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए भी उनका नाम दिया गया था, ये दुरुस्त बात है। लेकिन जब चलाने वाले चलाएंगे तो वो मकबूल बाकर हो या कोई हो तो वो उन्हीं की मर्ज़ी से चलेगा, उसमें इनकी मर्ज़ी नहीं चलेगी और मामला इनके हाथ से निकल गया है। दूसरी जानिब एक और स्कैंडल जो एक बड़ा स्कैंडल है जो सामने आया है बल्दिया उज़्मा में
कराची मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर की तैनाती एक मुअम्मा बन गई है। 30 जुलाई को जो कमिश्नर थे उनको वो रिटायर हो गए और उनकी रिटायरमेंट के बाद ये जो 2 हफ्ते गुजर गए हैं, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर की म्यूनसिपल कमिश्नर की तैनाती नहीं हो सकी। साबिक एमसी थे नुमान अरशद जो 30 जुलाई को रिटायर हो चुके हैं और इस वक्त मज़कूरा अहम तरीन जो ओहदा है वो खाली पड़ा हुआ है। और KMC के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक जो मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर की तैनाती पर शदीद तनाज़ा खड़ा हो गया है और ज़राए का ये भी कहना है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साबिक मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी को KMC में मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर तैनात कराने के ख्वाहिशमंद हैं और इस सिलसिले में उनकी ख्वाहिश पहले नाकाम हो चुकी है। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही कई लोग हैं जिन्होंने मुखालफत की थी और मुर्तज़ा वहाब को KMC के कमिश्नर तैनाती से रोका था और अब दोबारा उनका नाम सामने आ रहा है और उनके ऊपर पहले भी इल्ज़ामात थे और वो अफजल जैदी के और मुर्तज़ा वहाब के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, लेकिन उन पर इल्ज़ामात ये थे कि वो क्लिक प्रोग्राम में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अहदे पर थे और उन पर क्लिक के साथ साथ KMC में भी अरबों रुपए के ठेकों में मुबैना संगीन जालसाजियों के इल्ज़ामात आयद किए गए थे और जिसके बाद हुक्मरान जमात के बाद अहदेदारान ने KMC में उनकी तैनाती को नुकसानदेह करार दे दिया था। अब असल में मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो लोग जो मुर्तज़ा वहाब को नहीं चाहते या जो ये चाहते हैं कि मुर्तज़ा वहाब ही रहे और वो अपने ताकतवर जो ओहदे हैं कराची शहर के वो अपने दोस्तों को या अपने करीबी लोगों को ना दे, इससे वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो मुर्तज़ा वहाब को भी औकात में रखना चाहते हैं। सईद गनी का इसमें बड़ा किरदार है। आप जानते हैं पहले वो मेयर के ख़ुद उम्मीदवार थे और बदकिस्मती देखें कि मुर्तज़ा वहाब ख़ुद जो मुंतखब ही नहीं हैं, वो ना चेयरमैन बने थे किसी यूनियन काउंसिल के, वो ख़ुद मुंतखब नहीं हैं और वो मुंतखब ना होने के बावजूद मेयर कराची के बन गए। मतलब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में सारा कुछ जो मुख्तलिफ चेयरमैन, UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनके इंतखाबात हुए, सारा कुछ हो गया। जब उनके ऊपर मेयर जो कराची का मेयर बिठाने लगे तो उसको एक ऐसे शख्स को बना दिया जो नॉन इलेक्टेड थे। और ये हमारे मुल्क का निज़ाम है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मार्शल लॉ के दौर में होता है कि आप ऊपर एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देते हैं। वही मुर्तज़ा वहाब को जो नॉन इलेक्टेड है उसको बिठा दिया गया और वो आज तक बैठे हैं और वो अपनी मर्ज़ी के तैनातियाँ भी कर रहे हैं और वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को भी लेके चल रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ना सिर्फ दरख्वास्तों पर समाअत होनी है, उसमें कौन सी दरख्वास्त है हक़ दिफा को जो ख़त्म हुआ था उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी, वो लास्ट जो वीक थी उसमें समाअत होनी थी, ना हो सकी और अब इस हफ़्ते के लिए कहा गया था कि समाअत होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी जेल मुंतकिली की कि उनको अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आमिर फ़ारूक साहब जुम्मे वाले दिन ऑर्डर करके गए और ऑर्डर उन्होंने 24 घंटों के बाद दिया था। जुमेरात को हेयरिंग हुई, जुम्मे वाले दिन ऑर्डर दिया और वो भी उस वक्त दिया जब टाइम ख़त्म हो चुका था और उस दिन से लेके आज मंगल अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी। ऑर्डर आ गया, ऑर्डर हो गया, लेकिन उसके बावजूद मुलाकात नहीं हो सकी चूँकि पूरा एक वो था कि छुट्टियाँ आ जाएंगी तो छुट्टियों में इनकी मुलाकात वैसे नहीं होनी, तो उनको उस वक्त जो ऑर्डर दिया गया। अब उस ऑर्डर देने के बाद जो दूसरी दरख्वास्त थी अडयाला मुंतकिली की, वो घर का जो महफूज खाना था उसकी दरख्वास्त, उसके ऊपर चूँकि बहुत आइनी और कानूनी पॉइंट था, उसके ऊपर भी कहा था कि अगले हफ्ते के लिए मुलतवी किया जाता है, फ्री कैन कोर्ट को मज़ीद असिस्ट करें। और तीसरा था इमरान खान की जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें थीं उसको अदालत ने मुकर्रर नहीं किया था और ये कहा था कि उसको जल्द मुकर्रर किया जाए। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का काज लिस्ट में जो रोस्टर जारी होता है पूरे हफ्ते का, उसमें नाम नहीं है। पहले ये खबर गर्दिश कर रही थी कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ये पूरा हफ्ता छुट्टियों पर हैं और वो भी कहीं अपनी जो छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए घूमने फिरने चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये खूबसूरती है, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के अपने फ़ैसले देखें, वो हर फैसले में ये ज़रूर लिखते हैं कि अगर ये बेंच अवेलेबल नहीं होगा तो जो बेंच उस वक्त अवेलेबल होगा उसके सामने इमरान खान की दरख्वास्त या कोई भी दरख्वास्त है उसको लगा दें। और यही तरीक़ाकार होता है कि जब छुट्टियां जारी होती हैं, बेंच तब्दील होते रहते हैं, तो यही कहा जाता है कि जो मुतलका बेंच होगा वो उस वक्त जो अवेलेबल बेंच होगा वो सुन लेगा।
यहाँ ये है कि इमरान खान की स्टे एप्लीकेशन थी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक एक हफ्ता बीमार थे, वो नहीं आए थे, स्टे एप्लीकेशन ही किसी के पास नहीं लगी थी और जज दिलावर धड़ाधड़ केस को आगे चलाते रहे थे। बिल्कुल वैसे ही है और हमारा जो निज़ाम है चूँकि ऐसे ही चलता जा रहा है और ऐसे ही इसको चलाया जाता है, तो बहरहाल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से कि वो एक हफ़्ते के लिए इस हफ़्ते वो अवेलेबल नहीं हैं, वो अवेलेबल नहीं हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई रेमेडी नहीं है कि वो किसी और बेंच के पास इस केस को मुकर्रर करवाएं। कोई और जज उसको टेकअप ही नहीं करता। आपको याद होगा जब इमरान खान के स्टे का मामला था तो उस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी साहब जो सीनियर जज हैं चीफ के पास, जिनके पास चीफ जस्टिस के अख्तियारात होते हैं, रजिस्ट्रार साहब ने उनके पास भी नहीं जाने दी थी वो फाइल जाती तो वो सुनते या उसके ऊपर कोई बेंच बनता। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज इस बात का है कि वो इसको देख रहे हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अवेलेबिलिटी को और उसके बाद वो आज दरख्वास्त देंगे उस केस के मुकर्रर करने की किसी भी बेंच में। दूसरा उनके पास ये भी रेमेडी है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं इतना आसानी से केस फिक्स नहीं होता, चूँकि छुट्टियां हैं वैसे भी, और सुप्रीम कोर्ट ने तो पहली अपीलें अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जिनको नंबर लग गया था। तो अब नई जो डेवलपमेंट है या नई को दरख्वास्तें हैं कि उनके ऊपर समाअत करें, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट चूँकि वर्किंग डे 4 रह गए हैं तो इन 4 दिनों में आज अपील फाइल हो और इसके ऊपर कोई बेंच बने तो ये नहीं हो सकता। लेकिन उम्मीद करते हैं कि चूँकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वादा किया था 7 सीनियर तरीन वकला और उस वक्त 35 वकला मौजूद थे रोस्टरम पर कि मैं अगले हफ्ते इसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करूँगा और ये मामला छुट्टियों के बाद नहीं जाएगा, वो अपना वादा पूरा करेंगे और इसी हफ्ते केस की समाअत के लिए अगर ख़ुद अवेलेबल हैं ख़ुद सुन लें, बेहतर है। अगर ख़ुद नहीं है तो वो किसी और बेंच के पास लगा दें और वो बेंच इमरान खान की अपील पर समाअत कर ले और सज़ा सस्पेंड हो जाए। उसमें एक फ़ायदा होता है कि नैब गिरफ़्तार भी कर लेता है, कम से कम वो नैब अदालत में पेश तो करता रहेगा। वो जो जिस्मानी रिमांड के लिए या मुख्तलिफ़ जो अदालतों में पेशी होती है तो उसका पता तो चलता रहेगा कि इमरान खान की कंडीशन क्या है, मीडिया भी देखेगा। तो इस तरीके से ये जो सज़ा में कैद है, चूँकि अदालतों में पेश नहीं करना होता, तो इस हवाले से अभी कुछ पता नहीं है उनकी सेहत के हवाले से। देखते हैं आज क्या होता है। हो सकता है जब आप मेरी वीडियो सुन रहे हों तो आमिर फारूक साहब तशरीफ़ भी ले हैं, पता भी कोई नहीं चलता। लेकिन रोस्टरम जो रोस्टर है और कॉज लिस्ट है इस हफ्ते की, उसमें उनका नाम नहीं है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।